राशिद अल्वी की कौन सी पीड़ा इसमें दिखाई देती है कौशिक साहब? यदि आप आरोप लगाते हैं वो ये कि शेख हसीना के लिए भारत ने हत्या करवाई वहां पर, ये उनकी पीड़ा है। जब राशिद अल्वी ये कहते हैं कि भारत के अल्पसंख्यक वैसे ही पीड़ा में हैं जैसे कि हालत वहां के अल्पसंख्यकों को, तो भारत के मुसलमानों के लिए यहां पर यह हालत है, ये पीड़ा है राशिद अल्वी की। राशिद अल्वी को समझ में नहीं आता कि भारत की क्या डाइवर्सिटी है, और भारत देश आज ऐसा है तो अपनी डाइवर्सिटी की वजह से ही है। संजीव कौशिक जी देखिए, बांग्लादेश से हम भारत की तुलना कभी नहीं कर सकते। नेपाल तो फिर राशिद अल्वी ने क्यों कर दी, और राशिद अल्वी ने क्यों दोनों को कंपेयर किया, वहां के अल्पसंख्यक और भारत देश के अल्पसंख्यकों को? देखिए, भारत के अल्पसंख्यकों के बारे में यह भी कहा जाता है, यह भी हमें कहने में कोई शिकायत नहीं है कि अल्पसंख्यकों में एक बड़ा वर्ग है जो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। वो हमेशा देख रहा है कि हमारे ऊपर। और ये नैरेटिव बिल्डिंग किसने की? क्या? और ये नैरेटिव बिल्डिंग किसने की? यहाँ के अल्पसंख्यक नौकरी करते हैं, यहाँ के अल्पसंख्यक रोजगार पाते हैं, यहाँ के अल्पसंख्यक सरकारी योजनाओं का भर भर के लाभ उठाते हैं, यहाँ के अल्पसंख्यक उतने ही सम्मान के साथ रहते हैं, यहाँ के अल्पसंख्यक देश के नागरिक हैं, यहाँ के अल्पसंख्यकों को साथ लेकर हम चलते हैं। तो ये नैरेटिव बनाने वाले कौन हैं? और राशिद अल्वी क्या उसमें आग लगाने की कोशिश करेंगे दोनों देशों का तुलना करते हुए कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत देश में यहाँ के मुसलमानों के साथ हो रहा है? पूर्णिमा, आपने जितनी चीजें बताई, क्या सरकार ये सब अल्पसंख्यकों को देकर के एहसान कर रही है, या संविधान के द्वारा मिली हुई नहीं? तो कौन सी यहाँ की सरकार माइनॉरिटीज को यहाँ पर पकड़कर मार रही है, ये बताइए। और यहाँ के मेजॉरिटी, एक सेकंड संजीव कौशिक जी, भारत देश की मेजॉरिटी, एक सेकंड साहब, भारत देश की मेजॉरिटी यहाँ के माइनॉरिटीज को टारगेट किलिंग करती है क्या? घर जला देती है, उनके मार देती है उनको? मैंने कहा कि दोनों में कभी तुलना नहीं की जा सकती। बांग्लादेश की स्थिति और भारत की स्थिति अलग है, लेकिन यहाँ के जिस तरह से जितनी आपने खूबियां गिनाई कि सरकारें करती हैं तो एहसान करती है क्या? मैंने तो नहीं कहा। राशिद अल्वी क्या कहना चाहते हैं ये बताइए ना साहब। यहाँ की सरकारों को तो जो करना उनकी जिम्मेदारी है, उनको चुनकर भेजा गया, उनका काम है करने का, करेंगे वो। और नहीं करेंगे तो ये जनता बेदखल कर देगी उनको सरकार से। लेकिन राशिद अल्वी का इसमें मुझे ये बताइए कि कौन सा ब्राउनी पॉइंट है राशिद अल्वी का ये कहना? मैंने कहा कि राशिद अल्वी ने किस परिस्थिति में और पूरा लाइन क्या था हमको नहीं पता है। जितना आपने सुनाया उतना हमने सुना। मैं इसमें भी लाइन और पॉइंट तलाशना पड़ेगा। संजीव कौशिक जी, कौन सा बेनिफिट ऑफ डाउट, कौन सा बेनिफिट ऑफ डाउट किस आधार पर राशिद अल्वी को आप देना चाहते हैं? कौन कौन से ऐसे मौके नहीं रहे जब राशिद अल्वी ने अपनी राजनीति को चमकाने की ऐसी अस्थिरता के बीच कोशिश की हो? देश में आप माहौल को इंस्टिगेट नहीं कर सकते। ये जिम्मेदारी जितनी संजीव कौशिक की है, जितनी सर पूर्णिमा मिश्रा की है, उतनी जिम्मेदारी राशिद अल्वी की है। दैट्स ऑल। मैंने कहा कि बोलने तो दीजिए। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि वहां यदि इस तरह के आंदोलन हुए तो क्यों हुए थे ये आंदोलन, उसके जड़ में क्या था? जो बांग्लादेश के आंदोलन में जो लोग, तो क्या वो देश में हो रहा है, भारत देश में हो रहा है, भारत देश की जड़ों में वो हो रहा है? राशिद अल्वी ये कहना चाह रहे हैं, और इसीलिए भारत में भी वो होगा। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रतिशत को लेकर के मामला कोर्ट तक गया। कोर्ट ने पहले हसीना ने खारिज किया उस आरक्षण को, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने दोबारा उसको लागू किया, फिर विद्यार्थी सड़कों पे उतर गए और उसके बाद में ये इतना बड़ा आंदोलन बना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यदि वहां के लोगों को ऐसा लगता है कि भारत में जाकर के शेख हसीना भारत ने उनको शरण दिया है और उस वजह से भारत के या हिंदुओं को वहां प्रताड़ित किया जा रहा है, वहां के अखबार के दफ्तरों में आग लगाई जा रही है जो भारत समर्पित है, तो निश्चित तौर पे हिंदुस्तान को अपने नीतियों पर विचार करना चाहिए। मैं आपको एक बात की कौशिक साहब गारंटी दे सकती हूं, और फिर मैं जरा संजीव श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगी। सूर्य प्रकाश मैथिल जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। लेकिन ये बात कहते हुए और इस बात पर मोहर लगाएंगे संजीव श्रीवास्तव जी कि संजीव जी, अगर मैं सिर्फ हाइपोथेटिकली ये सोचूं कि आज की तारीख में यूपीए की सरकार होती और शेख हसीना और साथ ही सोनिया गांधी के संबंध दोस्ताना, पारिवारिक कैसे रहे हैं, अगर आज की तारीख में यूपीए की सरकार होती इस देश में तो भी शेख हसीना को जगह दी जाती, सुरक्षित घर दिया जाता, व्यवस्था उनके लिए की जाती, मैं इस बात की आज गारंटी दे सकती हूं संजीव श्रीवास्तव जी। मैं भी आपकी इस बात को से पूरी तरह से सहमत हूं पूर्णिमा जी, और मैं भी इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि भारत में यदि आज कांग्रेस की भी सरकार होती तो वो शेख हसीना को वैसे ही शरण देती जैसे कि आज की प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में सरकार ने दिया है। क्योंकि जो शेख हसीना है वो भारत की मित्र रही हैं
और भारत के जो पूरे पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट में उनकी जो छवि है एक मित्र की भांति रही है। और कांग्रेस की ये सरकार थी पूर्णिमा जी कि जब बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के, शेख हसीना की परिवार के अन्य जो सदस्य थे जो कि बांग्लादेश में उस समय मौजूद थे, सबकी एक साथ हत्या कर दी गई थी। और सौभाग्य ये था कि उस समय शेख हसीना विदेश में थी जी। और उसके बाद भारत की सरकार ने ही, कांग्रेस की सरकार ने उन्हें शरण दी थी। तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट है और बिल्कुल सच है, और इसकी गारंटी जैसा आपने दी मैं भी दे सकता हूं कि उनको शरण दी गई होती। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, और तब राशिद अल्वी आते, संजीव श्रीवास्तव जी उनके नेता, और ये कहते कि भाई जैसी हालत वहां पर अल्पसंख्यकों की है वैसे ही हालत देश में भी है, ये उनकी पीड़ा होती। वो तब ये कहते कि भारत के कहने पर वहां पर उस नेता की हत्या करवाई गई। क्यों? क्योंकि एक पूर्व प्रधानमंत्री के कहने पर। देखिए, ये जो बयान राशिद अल्वी जी का है बेहद निंदनीय बयान मैं इसको कहूंगा, दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसा कि अभी अचल सर डिस्कस कर रहे थे, मैं उनकी बात को पूरी तरह से इंडोर्स करता हूं कि समय की आज आवश्यकता है कि भारत की सभी राजनीतिक दल इस तरीके की बातें करें, इस तरीके के काउंटर नैरेटिव को डेवलप करें कि जिससे कि बांग्लादेश में ये जो कट्टरवादियों का जो एक की साजिश है उसको कैसे नाकाम किया जाए। और मैं हमारे बहुत सम्मानित मित्र संजीव कौशिक साहब से भी कहना चाहता हूं कि ये जो बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के विरुद्ध हुआ वो कोई आरक्षण इत्यादि का, वो तो सिर्फ एक बहाना था, उसका एक कवर अप करना था। साजिश वहां पर शेख हसीना के खिलाफ बहुत पहले से चल रही। और किसके इशारे पर थी साहब? पाकिस्तान के इशारे पर, पाकिस्तान के इशारे पर। पाकिस्तान ने अंदर क्या क्या इनबिल्ट किया। और आज जब हम पाकिस्तान को एक दुश्मन देश की तरह देखते हैं जिसने हमारे देश में शांति भंग कर रखी है, जो आतंकवाद हमारे देश में फैलाता है, जिसके कहने पर बांग्लादेश में यह सब हुआ, आज हमारे देश के नेता ये कहते हैं कि नहीं जी ये तो भारत के कहने पर वहां पर हुआ है। मैथिल साहब, लेकिन बात तो इस बात की भी है कि हमारे यहां पर अधिकार है, हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी है, हमारे यहाँ कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जब वो अभिव्यक्ति की आजादी आपको कूटनीतिक तौर पर नुकसान पहुंचाने लगे, जब वो आपके देश में एक ऐसे माहौल की नींव रखना तैयार करने लगे, तो क्या राशिद अल्वी का बयान वहां पर फिट नहीं बैठता? क्या राशिद अल्वी ऐसे बयानों के साथ यही करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? और ये कितना घातक है? अनम्यूट करेंगे मैथिल जी। पूर्णिमा जी बोलिएगा सर। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आप राशिद अल्वी जी की बात कर रही हैं। राशिद अल्वी के अलावा महबूबा मुफ्ती ने भी इसी प्रकार का बयान दिया। इससे पहले जैन जी का जो एजिटेशन हुआ था नेपाल के अंदर, उसको उकसाकर भारत में भी उसी प्रकार की कोई विद्रोह कराने की कोशिश और बयान कांग्रेस के सुप्रीमो राहुल गांधी ने भी दिए और कांग्रेस के बहुत सारे चिंटू पिंटू ने भी दिए। तो ये असलियत यही है कि भारत के अंदर येन केन प्रकारेण स्थिति को बिगाड़ने की जो विदेशी साजिश चल रही है, उसमें ये जितनी भी कठपुतलियां हैं, ये अपना जो नाटक है वो कर रही है, अपना जो रोल है वो निभा रही है।